हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केवी स्पेशल चैनल। आप सब जानते हो मैंने अपने चैनल पर एक न्यू कोर्स स्टार्ट किया हुआ है BESE 132 गाइडेंस एंड काउंसलिंग, जो हेल्पफुल है सभी बीएड सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए। साथ ही जो बच्चे गाइडेंस एंड काउंसलिंग का कोर्स कर रहे हैं या फिर जो टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन सब के लिए ये जो वीडियोस है ये इक्वली हेल्पफुल रहेगी। हम देख रहे थे अंडरस्टैंडिंग गाइडेंस एंड काउंसलिंग, जिसके काफ़ी सारे टॉपिक्स मैंने ऑलरेडी कवर करा दिए हैं। सो वीडियोस जितनी भी है उनका प्लेलिस्ट का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस पर क्लिक करते ही आप लोगों के सामने जितनी भी सीक्वेंस में वीडियोस आई है वो आ जाएगी और आप देख सकोगे। वीडियोस ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो का बेस जो है वो प्रीवियस वीडियोस है, जिसमें आप लोगों को जो टर्म है, गाइडेंस क्या है, काउंसलिंग क्या है, इनकी प्रिंसिपल्स क्या है, किस प्रिंसिपल पर इनका पर्पस क्या है, मीनिंग क्या है, ये सारी चीज़ें इसमें उनमें डिफाइन की गई है। तो ज़रूर देखिएगा। आज हम देखने जा रहे हैं, जो टॉपिक आज हम करेंगे कवर, वो है बेटा द मेजर अप्रोचेस टू काउंसलिंग। जो आप देख पा रहे हो 1.8 मेजर अप्रोचेस टू काउंसलिंग, डायरेक्टिव अप्रोच, नॉन डायरेक्टिव अप्रोच एंड इक्लेक्टिक अप्रोच। ये तीन अप्रोचेस आज की वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूँगी कि अगर फर्स्ट टाइम चैनल से जुड़े हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और सब्सक्राइब के साइड में एक बेल आइकन होगा, उसको प्रेस जरूर करना, ताकि आपको जितनी भी नई वीडियोस चैनल पर अपलोड होना उनका नोटिफिकेशन खुद मिल जाए। साथ ही वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर किया करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर किया करो। आई विल बी थैंकफुल टू यू। आइए करते हैं क्लास स्टार्ट। स्क्रीन पर आप लोग देख रहे हो इम्पोर्टेंट टॉपिक द मेजर अप्रोचेस टू काउंसलिंग। कौन कौन सी मेजर अप्रोचेस हैं उसके बारे में देखिए। अगर बात करूँ इंट्रोडक्शन की, तो देखिए कोई भी फील्ड हुई, कोई भी प्रोफेशन हुआ, उसका जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होता है ना, वो थ्योरी के ऊपर बेस्ड होता है। चाहे फिर वो आप टीचिंग लर्निंग क्लासरूम की ही बात करो, जो भी आप चीज़ें पढ़ाते हो, जैसे लेसन प्लान हो गया, वो भी कहीं ना कहीं थ्योरी है और उसको आप अप्लाई करते हो, है ना। या फिर आप जो भी ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी हो गई या क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी हो गई, जब उनको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन उनका करते हो, तो वो चीज़ उस चीज़ की बात कर रही हो कि थ्योरी का जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वो होता है डिफरेंट फील्ड्स में। और काउंसलिंग भी एक्सेप्शन नहीं है, काउंसलिंग के अंदर भी यही चीज़ होती है। लेकिन जब काउंसलिंग की हम बात करें तो बहुत सारी थ्योरीज तो है, लेकिन कोई भी ऐसी थ्योरी नहीं है जो हर एक आस्पेक्ट, काउंसलिंग के हर एक आस्पेक्ट के साथ डील करे या फिर हर एक आस्पेक्ट को शामिल करती हुई हो। तो इस वजह से हम यहाँ पर थ्योरीज नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं अप्रोच। अप्रोच इस वजह से क्यों पढ़ रहे हैं अप्रोच? अप्रोचेज इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अप्रोच जो होता है ना, वो अपने आप में ही एक कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है। मतलब कि आप कह सकते हो कि ये एक विस्तृत रूप है, थ्योरी से ज़्यादा ब्रॉड कंसेप्ट है। इसलिए हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं 3 अप्रोचेस ऑफ काउंसलिंग। सो यहाँ पर एक चीज़ और दी हुई है कि अप्रोच की अगर बात करें तो उसके अंदर एक कोहेरेंट डेफिनेशन, जिसको आप कह सकते हो कि सुसंगत, बहुत ही अच्छे तरीके से डिफाइन किया हुआ, ताकि एक स्टेजेस के साथ, ताकि लोग समझ सके कि एक्चुअल में काउंसलिंग में क्या प्रोसेसेस फॉलो होते हैं। तो वो चीज़ है। साथ ही क्लियर स्टेटमेंट ऑफ काउंसलिंग गोल्स, काउंसलिंग के कौन कौन से गोल्स हैं, रेशनल क्या है, काउंसलिंग की टेक्निक्स क्या है, ये सब इसमें डिस्कस किया गया है। देयर आर 3 मेजर अप्रोचेस टू काउंसलिंग। 3 मेजर अप्रोचेस की बात मैंने की है कि आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, 3 मेजर अप्रोचेस, जिसका नाम है डायरेक्टिव अप्रोच, नॉन डायरेक्टिव अप्रोच एंड इक्लेक्टिक अप्रोच। तो सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं द डायरेक्टिव अप्रोच। स्क्रीन पर आप लोग देख रहे हो डायरेक्टिव अप्रोच। डायरेक्टिव अप्रोच की अगर इनकी अगर कैरेक्टरिस्टिक की बात करूँ, तो देखिए यहाँ पर ना जो एक्टिव रोल है वो कौन प्ले करता है, काउंसलर प्ले करता है। आपको पता है कि काउंसलिंग के जो प्रोसेस में काउंसलर होता है और काउंसली होता है। काउंसलर वो होता है जो गाइड करता है, जो असिस्ट करता है, जो प्रोफेशनली ट्रेंड होता है, और काउंसली वो होता है जो जिसको नीड है हेल्प की, जिसको नीड है डायरेक्शन की, जिसको नीड है असिस्टेंस की। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे। और मैं कह रही हूँ यहाँ पर कि डायरेक्टिव अप्रोच में ज़्यादा एक्टिव रोल किसका होता है, काउंसलर का होता है, क्योंकि काउंसलर ही हेल्प करता है काउंसली को, ताकि वो एक साउंड सॉल्यूशन की तरफ जल्द से जल्द पहुँच सके। तो ये चीज़ है। साथ ही काउंसलर जो होता है वो अपनी जितनी भी उनकी नॉलेज है, जितनी भी उनके एक्सपीरियंस है, उसका पूरा पूरा यूज़ करता है, साइंटिफिकली डायग्नोज करता है प्रॉब्लम को, डेटाज को इंटरप्रेट करता है, ताकि काउंसली की हेल्प कर सके और काउंसली जो है वो जल्द से जल्द एक अपने जो भी उसकी प्रॉब्लम है उसके सोल्यूशन तक पहुंच सके। तो ये चीज़ है। साथ ही यहाँ दिया हुआ है कि
ई जी विलियमसन कौन है? वो इस अप्रोच के प्रतिपादक कह सकते हो, प्रोपोनेंट है, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि जो नीड फॉर डायरेक्शन बाय द काउंसलर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इंडिविजुअल काउंसलर्स पोटेंशियल फॉर सेल्फ रेगुलेशन। यहाँ पर और भी बहुत सारी अच्छी बातें बताई गई है कि बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रीचिंग द सॉल्यूशन इज प्राइमरीली विद द काउंसलर एज द काउंसलिंग प्रोसीड्स। तो जो मुख्य जो जिम्मेदारी होती है वो किसके पास है? काउंसलर के पास ही है कि जल्द से जल्द और अच्छे से अच्छा सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाए, काउंसलिंग को इनक्रेज किया जाए ताकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेदारी लेना शुरू करे और सेल्फ डायरेक्शन बिहेवियर शो करे। मतलब कि वो जो हेल्प लेना चाह रहा था, जो भी उसको प्रॉब्लम थी, जहाँ भी वो रुक गया था, उसको उससे मूव ऑन करे, खुद सेल्फ डायरेक्शन की तरफ मूव ऑन करे। तो ये चीज़ें आ गई। दिस अप्रोच प्री सपोजेस अ मोर पर्सनलाइज्ड रिलेशन विद द काउंसली वेयर द काउंसलर स्ट्राइव्स टू आइडेंटिफाई साइकोलॉजिकली विद द काउंसली सो दैट ही और शी कैन अंडरस्टैंड बेटर। तो साइकोलॉजिकली भी समझने का कोशिश करता है काउंसलर। काउंसलर किसको समझने की कोशिश करेगा? जिसको प्रॉब्लम होगी, मतलब कि काउंसलिंग को समझने की कोशिश करेगा। और साइकोलॉजी भी समझने की कोशिश करता है, उसके साथ एक पर्सनलाइज्ड रिलेशनशिप, एक अच्छा संबंध भी स्थापित करता है ताकि वो जो भी प्रॉब्लम उसकी लाइफ में आ रही है वो अच्छे से खुल करके काउंसलर के सामने रख सके। और उसका फिर काउंसलर जो है, जो भी प्रॉब्लम है, उसके जो भी रूट कोज रहे हैं, किस वजह से वो हो रही है, इंटरप्रेट कर सके। डिफरेंट अगर टेस्ट की ज़रूरत है तो टेस्ट कंडक्ट करके, स्टैंडर्डाइज टेस्ट भी होते हैं, साइकोलॉजिकली टेस्ट भी होते हैं, तो उन सब का डेटा को इंटरप्रेट करके वो एक साउंड सॉल्यूशन को बता सके और काउंसलिंग जो है वो उसको अडॉप्ट कर सके, जो भी उसको बेस्ट सोल्यूशन मिलता है। तो अब यहाँ आ जाते हैं काउंसलिंग के स्टेप्स। तो डायरेक्टिव काउंसलिंग की अगर बात करें तो इसमें है बेटा 6 स्टेप्स, 6 स्टेजेस, ठीक है, 6 स्टेजेस है। कौन कौन सी है? सबसे पहले आ जाती है एनालिसिस। एनालिसिस की अगर बात करें तो इसमें क्या होता है? सिंपल सी बात है कि इसके अंदर आता है कलेक्शन ऑफ डेटा, कि डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से डेटा को कलेक्ट किया जाता है और उसके बाद जो भी अगर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट एक्सेट्रा भी इसके अंदर आते हैं। लेकिन जो टेस्टिंग या फॉर्म फिलिंग, ये जो stages है, ये it should not come between the counselor and counselee, and its importance should be limited to the extent that it gives a better idea about the counselee। तो जो भी टेस्टिंग की टेक्निक है या फॉर्म फिलिंग की टेक्निक है वो काउंसलर और काउंसली के बीच में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती, बल्कि एक ना प्रॉपर आइडिया, एक बेटर आइडिया प्रोवाइड करती है काउंसली के बारे में, किसको? काउंसलर को। तो ये है एनालिसिस की स्टेज। सेकंड अगर स्टेज की बात करें तो सेकंड स्टेज है सिंथेसिस। एनालिसिस में क्या हुआ कि वेरियस सोर्सेज से डेटा कलेक्ट किया गया और डिफरेंट जो टेस्ट है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट एक्सेट्रा कंडक्ट किए गए ताकि काउंसलिंग को जान सके। सिंथेसिस में क्या होगा? सिंथेसिस में होगा कि जो भी डेटा इंटरप्रेट किया गया, जो भी डेटा ऑब्टेन किया गया, उसको समराइज करना और उसको ऑर्गेनाइज करना, उसको समराइज करना और उसको उसका एक सार उसका मिल सके, जिस्ट उसका मिल सके, साथ ही उसको एक संगठित रूप प्रदान करना, ऑर्गेनाइज करना। एज टू रिवील द एसेट, लायबिलिटीज, एडजस्टमेंट्स एंड मेल एडजस्टमेंट्स ऑफ द काउंसलिंग। जितनी भी प्रॉब्लम या एडजस्टमेंट की या मेल एडजस्टमेंट की, जो भी उसके बारे में एक बेटर आइडिया देगी, वो डेटा मिल सके बाय ऑर्गेनाइजिंग द डेटा। तो ये स्टेज आ जाती है। दिस इंक्लूड्स डेटा ऑब्टेन्ड थ्रू साइकोलॉजिकल टेस्टिंग ऑल्सो। तो जो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग की बात एनालिसिस स्टेज में की थी, तो वही चीज़ आ जाती है कि किसके बेसिस पर? डेटा ऑब्टेन्ड थ्रू साइकोलॉजिकल टेस्टिंग ऑल्सो, उसको समराइज करना, उसको ऑर्गेनाइज करना, ये सारी चीज़ें सिंथेसिस की स्टेज में आ जाती है। नेक्स्ट है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में क्या होगा कि इसके अंदर आएगा कि कंक्लूजन फॉर्मुलेट किए जाएंगे, निष्कर्ष पर आया जाएगा, कंक्लूजन फॉर्मुलेट किए जाएंगे रिगार्डिंग द नेचर एंड द कोर्स ऑफ द प्रॉब्लम एग्जिबिटेड बाय द काउंसलर और क्लाइंट। जो भी क्लाइंट है उसके अगर जो भी नेचर है उसकी प्रॉब्लम का, या फिर जो भी उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, जो भी वो दर्शा रहा है, उसके बारे में एक निष्कर्ष निकाला जाएगा कि ये वाली जो प्रॉब्लम है ये हो सकता है कि इस वजह से हो। तो कंक्लूजन फॉर्मुलेट करने की स्टेज आ जाती है, स्टेज 3 डायग्नोसिस। नेक्स्ट आ जाता है बेटा
फोर्थ स्टेज जिसका नाम है प्रोग्नोसिस। तो प्रोग्नोसिस में आप देख सकते हो दिस रेफर्स टू द प्रेडिक्टिंग द फ्यूचर course of development of the counselor's problem in the light of conclusions as made earlier। तो इसके द्वारा जो फ्यूचर कोर्स ऑफ डेवलपमेंट कि फ्यूचर में ये पर्सन जो है वो इस तरीके से कर सकता है, इस वाली लाइन में अच्छा कर सकता है, इस तरीके से प्रिडिक्ट किया जाता है उनके फ्यूचर को इन द लाइट ऑफ द कंक्लूजन एज मेड अर्लियर। जो कंक्लूजन पर आए गए विद द हेल्प ऑफ डेटा, जो भी डिफरेंट सोर्सेज से डेटा कलेक्ट किया गया, जो भी टेस्ट कंडक्ट किए गए, उसके बेसिस पर जब एक कंक्लूजन पर आया तो उसके ज़रिए क्या होगा कि एक फ्यूचर को प्रेडिक्ट किया जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी को अगर समझ नहीं आ रहा है कि मैं अपना जो करियर है वो किस फील्ड में बनाऊं, तो आपने भी देखा होगा कि स्कूल्स में आकाश वाले या डिफरेंट इंस्टीट्यूट वाले आते हैं, टेस्ट कंडक्ट करते हैं और फिर उसके बाद बताते हैं कि आपको आप चाहो तो साइंस स्ट्रीम ले सकते हो, आप चाहो तो ह्यूमैनिटीज़ ले सकते हो क्योंकि आपने टेस्ट में इस वाले में अच्छा किया है। तो वो बेसिकली डेटा जो आपने जो फॉर्म या फिर जो भी टेस्ट आपने फिल किया उसके बेसिस पर डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं और फिर उसके बाद एक कंक्लूजन पर आते हैं, फिर उसके बाद जो है फ्यूचर कोर्स ऑफ डेवलपमेंट को प्रिडिक्ट करते हैं। तो इस तरीके से आप इस एग्जाम्पल की हेल्प से अच्छे से समझ सकते हो। फिर नेक्स्ट जो स्टेज आ जाती है वो आ जाती है बेटा काउंसलिंग। काउंसलिंग क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है, इज मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड टाइम कंज्यूमिंग स्टेज ऑल्सो यू कैन से, कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और टाइम कंज्यूमिंग भी है। पूरा स्टेप पूरा प्रोसेस की अगर बात करें तो उसमें इट इज़ हाईली पर्सनलाइज टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। नेक्स्ट अगर बात करें तो इट में इन्वॉल्व प्रैक्टिस सेशन। इसके अंदर क्या आ जाता है, काउंसलिंग में क्या आ जाता है, प्रैक्टिस सेशंस आ जाते हैं। वेयर विद द वार्म सपोर्ट ऑफ काउंसलर द काउंसली एक्ट्स आउट द वे और ही और शी शुड। तो विद द हेल्प ऑफ काउंसलर, काउंसलर की मदद से काउंसलर या क्लाइंट जो है वो जो भी उसको प्रॉब्लम है या जो भी वो चाहता है जहाँ भी हेल्प, उसको अच्छे से डील कर पाता है, उसको अच्छे से कर पाता है, उसका रास्ता निकाल पाता है। तो ये 6 स्टेजेस या 6 स्टेप्स इन्वॉल्व है डायरेक्टिव अप्रोच में। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट जो आपकी अप्रोच है, कौन सी, नॉन डायरेक्टिव अप्रोच पर। सॉरी बेटा, इसका ना जो 6 स्टेज है वो वाली मैं डिस्कस करना भूल गई थी। तो 6 स्टेप जो है ना, 6 स्टेप है फॉलो अप। फॉलो अप में क्या होगा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है डायरेक्टिव काउंसलिंग का। जैसे क्लाइंट ने क्या किया, काउंसलर की मदद से प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल लिया, समझ लिया कि इस वाली प्रॉब्लम का ये सोल्यूशन है, और आगे चल करके उसकी लाइफ में, क्लाइंट की लाइफ में या जो काउंसली था उसकी लाइफ में अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है या फिर सेम प्रॉब्लम दोबारा से आती है तो वो उसको अच्छे से उसके साथ डील कर सके सिचुएशन को। तो ये वाली चीज़ आ जाती है फॉलो अप में। मतलब कि इन फ्यूचर अगर कोई और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम उसके सामने आ रही है, क्लाइंट के सामने, या फिर वही सेम प्रॉब्लम दोबारा से आ रही है, तो उसको किसी की मदद लेने की ज़रूरत ना पड़े, वो खुद इतना सशक्त बन जाए, खुद इतना एम्पावर हो जाए कि वो अपने आप ही उस सिचुएशन के साथ डील करना सीख जाए। द काउंसलर हैज़ टू हेल्प द क्लाइंट अंडरस्टैंड हर स्ट्रेंथ, वीकनेस एंड मूव फॉरवर्ड इन लाइफ। तो काउंसलर किस चीज़ में मदद करता है, क्लाइंट की मदद करता है कि वो अपनी स्ट्रेंथ्स को, अपनी वीकनेसेस को जाने और अपनी लाइफ में आगे की तरफ मूव ऑन करे। अब आते हैं नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग पर। अगर कुछ डाउट हो ना डायरेक्टिव अप्रोच में, नहीं समझ में आया, तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आप लोगों का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। नेक्स्ट जो स्क्रीन पर आप देख रहे हो, सेकंड अप्रोच नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग। अगर नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग की बात करूं तो यहाँ पर इस वाले काउंसलिंग में काउंसलर का जो रोल होता है, ना ही वो इतना ज़्यादा एक्टिव होता है जितना कि डायरेक्टिव अप्रोच में आप लोगों ने जाना, ना ही इतना ज़्यादा पैसिव होता है कि कुछ मदद ही ना करे। तो मतलब एक मॉडरेट रोल आप कह सकते हो कि काउंसलर यहाँ पर प्ले करता है। काउंसलर जो है वो इस तरीके का वातावरण काउंसली या क्लाइंट को प्रोवाइड करता है ताकि वो अपने थॉट्स को, अपने विचारों को, अपनी फीलिंग्स को अच्छे से एक्सप्लोर कर सके विदाउट एनी फियर और प्रेशर। बिना किसी दबाव के, बिना किसी डर के खुद को जान सके, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कर सके, अपने विचारों को समझ सके। दस बाय मेकिंग द काउंसलर अंडरस्टैंड हिज और हर पोटेंशियलिटीज, द काउंसलर एक्ट एज ए कैटालिटिक एजेंट। तो मेन रोल यही होता है कि क्लाइंट को इस तरीके का एटमॉस्फेयर प्रोवाइड किया जाए ताकि वो खुद का सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कर सके, खुद की पोटेंशियलिटीज़ को जान सके, खुद की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को जान सके। जो सोर्स ऑफ डेटा की अगर बात करें तो यहाँ पर इस वाली अप्रोच में
सोर्स ऑफ डेटा, जो भी डेटा है उसका स्रोत कौन है, क्लाइंट खुद होता है। क्लाइंट खुद होता है सोर्स ऑफ डाटा। एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर चेंज, जो भी परिवर्तन लाना है उसकी जिम्मेदारी भी किसके ऊपर डिपेंड करती है, क्लाइंट के ऊपर ही डिपेंड करती है। जो डायरेक्टिव अप्रोच पढ़ी थी उसमें आपने क्या देखा था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की पूरी किसके ऊपर थी, काउंसलर के ऊपर थी, और काउंसलर बहुत ज़्यादा एक्टिव रोल प्ले कर रहा था। लेकिन यहाँ अगर बात करें तो जो काउंसलर का रोल है वो एक फैसिलिटेटर की तरह है, एक गाइड करने की तरह है, सपोर्ट करने की तरह है। तो यहाँ पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर चेंज है वो भी काउंसलर के ऊपर डिपेंड करती है देन द काउंसलर शुड नॉट बी एज पैसिव एज ट्राइंग टू कीप आउट ऑफ क्लाइंट्स। तो जो आपका काउंसलर है इस वाली अप्रोच में वो ऐसा भी नहीं होता कि बिल्कुल ही क्लाइंट को खुला छोड़ दिया, कोई मार्गदर्शन भी नहीं कर रहा, और ऐसा इतना ज़्यादा एक्टिव भी नहीं होता कि पूरा ही फोकस उसका हर एक स्टेप पर काउंसलर ही उसकी मदद कर रहा है, जैसे आपने डायरेक्टिव अप्रोच में पढ़ा। तो यहाँ पर एक मॉडरेट रोल आप लोग कह सकते हो कि एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करना, फैसिलिटेट करने का काम आ जाता है किसका, काउंसलर का। तो ये है आप लोगों की नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट अप्रोच पर जिसका नाम है इक्लेक्टिक अप्रोच। सो स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे हो इक्लेक्टिक अप्रोच, जो कि थर्ड अप्रोच है। अगर इस अप्रोच की बात करूँ तो ये वाली जो अप्रोच है ये काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल है, एप्ट है काउंसलिंग के लिए सबसे ज़्यादा अच्छी कह सकते हो, क्योंकि ये जो अप्रोच है ना इसमें जितनी भी व्यक्तिगत विभिन्नताएं है ये इस चीज़ को मान करके चलती है। जो सेंटर है या फोकस है इस अप्रोच का वो ये है कि हर इंसान अलग होते हैं। तो एक थ्योरी अगर है तो वो हर एक पर्सन के ऊपर अप्लाई नहीं की जा सकती। सबका अपना अपना बिहेवियर होता है, सबकी अपने सोचने की जो थिंकिंग एबिलिटी जो है वो अपनी अलग होती है, सबकी अपनी फीलिंग्स, थॉट प्रोसेस डिफरेंट होता है एक दूसरे से। तो हर किसी को एक जैसी दवाई नहीं दे सकते या फिर हर किसी को एक जैसी काउंसलिंग नहीं दी जा सकती। तो इस वजह से इसको सबसे ज़्यादा एप्ट अप्रोच, सबसे ज़्यादा सटीक या फिर सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच माना है काउंसलिंग का। तो इसमें यही बात कही गई है कि बहुत सारी कंसेप्ट जो काउंसलिंग में काउंसलर जो काउंसलिंग करता है उसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट व्यू पॉइंट्स को लेकर के चलता है, और उसके अंदर ये नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर थियोरेटिकल एलिजाइंस को वो फॉलो करे। इंस्टेड incorporates those procedures and techniques which he or she believes to be the most effective in the case of that particular counseling। तो मतलब कि बहुत सारे व्यू पॉइंट्स तो देखेगा अलग अलग, मान लीजिए बुक्स पढ़ी, अलग अलग थियरीज पढ़ी, अगर कोई भी एक पर्टिकुलर केस आया है, लेकिन वो फॉलो वही करेगा जो उसको सबसे ज़्यादा इफेक्टिव लगती है एक पर्टिकुलर पर्सन को देखते हुए, एक पर्टिकुलर पर्सन को समझने के बाद कि इसके लिए ये वाली टेक्निक ही सबसे ज़्यादा कारगर रहेगी। तो डिफरेंट डेटाज उन्होंने रीड किए, डिफरेंट व्यू पॉइंट्स देखे, लेकिन उसके बाद जो जजमेंट की कि इस पर्सन के लिए मुझे यही वाली चीज़ फॉलो करनी है, तभी वो अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाल पाएगा। तो वही चीज़ है इसके अंदर कि काउंसलर इसके अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत करता है, प्रोसीजर और डिफरेंट प्रोसीजर और टेक्निक जो बेस्ट होता है काउंसलिंग के लिए वो सजेस्ट करता है, जो इफेक्टिव होता है विदाउट एनी प्रीजुडिस और बायस। इसके अंदर कोई भी पक्षपात या प्रीजुडिस फॉलो नहीं होता। तो यही कहा गया है कि अकॉर्डिंग टू एफ सी थॉर्न ने माना है कि ये वाले जो है सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकेबल एंड एप्ट अप्रोच है काउंसलिंग की। और बाकी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, क्योंकि सबके बिहेवियरल पैटर्न जो है वो अलग होते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, हर एक की यूनिक प्रॉब्लम होती है अपने आप में, और उसकी इंटेंसिटी अलग होती है, कितनी ज़्यादा इंटेंस है वो प्रॉब्लम। किसी की प्रॉब्लम कुछ कम टाइम से ही है, इतनी ज़्यादा घातक नहीं है, इतना दिमाग में उसका इतना ज़्यादा यू कैन से कि बहुत ज़्यादा पकड़ा नहीं है उस प्रॉब्लम ने, कि इंसान जो है सिर्फ उसने हंसना बोलना सब कुछ छोड़ दिया है, सिर्फ वो डिप्रेस्ड ही रहता है। और कुछ ऐसा हो सकता है कि एक पर्सन 20 सालों से उसी प्रॉब्लम में उलझा हुआ है, लेकिन एट लास्ट अब उसको लगा कि मुझे किसी ने सजेस्ट किया, कोई ज़बरदस्ती उसको एक साइकेट्रिस्ट के पास या काउंसलर के पास ले आया। तो वो जो इंटेंसिटी एक पर्सन की, अगर एक मंथ से कोई प्रॉब्लम है, जैसे किसी टेस्ट में फेल हो गया और बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, और एक पर्सन है जिसने मान लीजिए किसी अपने डियरेस्ट को खो दिया और उसके बाद से वो डिप्रेशन में रहने लगा, तो दोनों की जो इंटेंसिटी है प्रॉब्लम की वो डिफरेंट होगी। तो वही चीज़ है कि हर एक केस की
प्रॉब्लम को देखते हुए बेटर से बेटर सोल्यूशन उनको प्रोवाइड किया जाता है। बहुत सारे व्यू पॉइंट्स एनालाइज किए जाते हैं और उसके बाद ही उनको एक समाधान दिया जाता है। एक अप्रोच जो सूटेबल होगी एक केस के लिए वो प्रोवाइड की जाती है। ये नहीं है कि हर किसी को अगर बीमारी अलग अलग है फिर भी एक तरीके की दवाई दे दी, ऐसा नहीं होता। सबको उनके अकॉर्डिंग ही काउंसल किया जाता है। तो ये है एक्लेक्टिक अप्रोच। आशा करती हूँ आप लोगों को तीनों अप्रोचेस काउंसलिंग की समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट होना तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में काउंसलिंग के नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और आपने ये वीडियो देखी उसके लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो किस चीज़ का वेट कर रहे हो, सब्सक्राइब नाउ एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।